के बाद जब मैंने कोडिंग सीखी तो वो हेल्प फाइल से सीखी है मैंने 2003-4 में हेल्प फाइल से। ओके। तो और उसके बाद में और वो भी पास्कल सीखी थी, वो भी फ्लॉपी में वो टाइम पे फ्लॉपी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फ्लॉपी से पास्कल लेके आओ, और वो भी एक दिन में नहीं, 1.44 MB की कैपेसिटी में कितना ही आएगा। तो 3-4 दिन लगे मुझे सिर्फ पास्कल लाने के लिए कॉलेज से। सो इस लेवल पे मैं सीखा हूँ। तो उस वक्त मुझे पता चला कि यस, आई एम मेड फॉर कोडिंग, मतलब मैं कोडिंग कर सकता हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे यूट्यूब देख देख के, एंड गिटहब अपना प्रोफाइल बना रहा था मैं, और जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ भाव नहीं मिल रहा है, मतलब ना कोई शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है ना कुछ हो रहा है। एक दो इंटरव्यूज दिए भी थे मैंने, बट वहां पे क्लियर कट मुझे बोला गया कि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे से बायोडेटा में इतना क्लियर नहीं होता कि एज के बारे में समझ में नहीं आता। फाउंडर्स शायद अज्यूम कर या एचआर अज्यूम कर लेते हैं कि कोई फ्रेशर है तो जस्ट कॉलेज पास आउट ही होगा। वीडियो जब चालू होता है, जब ये चेहरा दिखता है कि भाई सफेद बाल है, या तो शायद थोड़ा सा और लगता होगा उनको। जब मैं रेफरल के लिए एलिजिबल हुआ, 3 महीने के बाद जब मैं एलिजिबल हुआ रेफरल के लिए, आई थिंक इट वाज 12 अप्रैल व्हेन आई वाज एलिजिबल। 19 अप्रैल को मेरी जॉब कंफर्म हो गई। अरे वाह सर, एक हफ्ता। बहुत बढ़िया सर, विद बहुत अच्छा। मतलब आपकी तैयारी इतनी अच्छी थी कि एक हफ्ते में ही आपको जॉब मिल गया। या रेफरल के लिए एलिजिबल होने के बाद। कोडिंग की जब बात होती है ना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। Exactly. आप पेशेंस रखिए। जो कोड होता है ना, वो आपका पेशेंस टेस्ट ही होता है वहाँ पे आपका। Exactly. आप कितना पेशेंटली उस प्रॉब्लम को समझ रहे हो, कितना ठहराव है आप में। और उसके बाद जब आप डीबग करते हो, एनालिसिस करते हो, चीज़ें फिर पकड़ में आती हैं। फिर आप एक बार नहीं चलेगा, 2 बार नहीं चलेगा, तीसरी बार नहीं चलेगा। देयर इज़ अ वन पॉइंट जहाँ पे आपका कोड चल रहा होगा। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। तो क्या एज एक जस्ट नंबर है? आज आप जानेंगे इस पॉडकास्ट में। कभी कभार क्या होता है लाइफ में कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। बट अगर आप मेहनती हैं, आप उस चीज़ में लगे हुए हैं जो आप करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो आप भगवान है कहीं ना कहीं से वो कनेक्शन बिठा देता है। तो आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं, ये 38 साल के हैं, इनकी एज अभी 38 है, और अब जाके फ्रंट एंड डेवलपर बने हैं। इनका 15 साल का स्ट्रगल, वो अप्स डाउन लाइफ के, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इनकी जो मेन हिम्मत थी, जो मेन पावर थी, वो इनकी डॉटर और इनकी वाइफ। बहुत सपोर्ट किया इनकी वाइफ ने, एंड आज एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं। इनकी जर्नी आपको बहुत बहुत इंस्पायर करेगी। इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा देखना, ठीक है। एंड चलिए बात करते हैं जीवराज से, जानते हैं इनकी जर्नी। और इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नए हो चैनल पे। लाइक एमएस 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए आइए बात करते हैं। तो जीवराज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे कि भैया मैं 26 साल का हूँ, 27 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, क्या मैं अब 30 के बाद मुझे ज़्यादा, जैसे 31 का हूँ, 32 का हूँ, क्या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ सकता हूँ? तो आई थिंक यू आर द राइट एग्जाम्पल, और राइट टाइम पे हम इसे अब यूट्यूब पे डालेंगे। सो आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। मतलब आप 38 के हो गए हैं और अब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टैग मिला है, अभी आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ओवर टू यू, कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन। आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इतने टाइम बाद आप आईटी में आए, क्या रीज़न है उसका? प्लीज़ ओवर टू यू। हाय अजय, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि अपनी स्टोरी मैं यूट्यूब के माध्यम से शेयर करूं, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टुडे। सो मेरा इंट्रो मेरी जर्नी कुछ ऐसी है। मेरा नाम जीवराज तारलकर, बॉर्न इन 1985, सो 38 एज है 2023 के हिसाब से। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूं, एंड आईटी से मेरा दूर दूर तक संबंध नहीं था विद रिस्पेक्ट टू माय प्रोफेशन और क्वालिफिकेशन। एंड लॉकडाउन में ऐसा लगा कि आई केमिस्ट्री से मुझे आईटी में आना चाहिए, तो आई जस्ट स्टार्टेड दिस जर्नी। 2008 पास आउट होने के बाद में, केमिस्ट्री पास आउट होने के बाद में मैंने 2 टाइप की जॉब्स की है। एक तो आई वाज इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल कंपनीज में कुछ जॉब करता था, एंड ऑल्सो आई वॉज टीचिंग इन कोचिंग क्लासेस, जैसे प्राइवेट कोचिंग क्लासेस जो होते हैं, वहां पे एज ए केमिस्ट्री टीचर मैं काम करता था। तो जब भी जॉब होती थी तो पार्ट टाइम
टीचर था, और जब भी जॉब नहीं होती थी तो आई वॉज अ फुल टाइम टीचर। सो 15 साल समझो मैं एक टीचर की तरह ही रहा हूँ, केमिस्ट्री टीचर। बाकी मेरा जो केमिकल करियर है इंडस्ट्री में काम करने का, वो काफी छोटा पार्ट है उसका। ओके। तो केमिस्ट्री टीचर से लॉकडाउन में जो मैं मेरा इंटरेस्ट आया है, डेवलपर बनने का जो सपना मैंने देखा है लॉकडाउन में, वो एक मेरी जो जर्नी थी, वो शेयर करने की एक्साइटमेंट जो मुझे थी, वो आज पूरी हो रही है। तो 15 साल जैसे आप टीचर ही थे, केमिस्ट्री टीचर थे, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे, स्कूल में थे या ऑफलाइन था? और क्या मतलब कितना आप अर्न कर रहे थे उस टाइम पे? 15 साल में एज ए केमिस्ट्री टीचर ही था इन कोचिंग क्लासेस। ओके। एंड कोचिंग मतलब किसी कॉलेज में एज अ रेगुलर प्रोफेसर वगैरह मैं कभी ट्राई नहीं किया मैंने। कोचिंग क्लासेस में इसलिए ऐसा होता था कि कभी कभी जॉब लगती थी, तो लाइक जॉब के साथ साथ मुझे अपना कोचिंग भी चालू रखना था वो टाइम पे। एंड इसलिए फिर मैं कोचिंग क्लासेस को ही पकड़ा, बिकॉज वहाँ पे पार्ट टाइम पॉसिबल है कोचिंग क्लासेस में। तो कभी अगर जॉब लगी है तो मैं सिर्फ 1 या 2 ही बैच लूंगा, और अगर जॉब नहीं है तो मैं पूरा दिन कोचिंग क्लासेस में कर सकता हूँ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे मिल जाती थी कोचिंग क्लासेस में, इसलिए मैं वहीं पे था तो सर कोचिंग क्लासेस एक सवाल है मेरा, इफ यू डोंट माइंड, तो आप लाइक तो आपकी शादी कब हुई फिर? लाइक अभी 30s में ही या उससे पहले? हाँ, 35 की एज में हुई अच्छा, है। लेट हुई है। ओके ओके। लेट हुई है ओके। 35 में। तो जैसे जस्ट मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, तो फिर वहाँ से कितना इनकम आप कितना जनरेट कर पाते थे पैसे, मंथली बेसिस पे कितने पैसे आप अर्न करते थे? क्योंकि ये तो पार्ट टाइम था, फुल टाइम था नहीं। जी। आज अगर मैं कोचिंग क्लासेस की बात करूँ तो कोचिंग क्लासेस से इतना इनकम नहीं था पार्ट टाइम जब था। फुल टाइम में मैं थोड़ा फिर भी घर चले इतना कमा लेता था, या खर्चा निकल जाए उतना कमा लेता था। पार्ट टाइम में इतना मैं कभी कमा नहीं पाया कोचिंग क्लासेस के थ्रू। ओके। जो भी मेरी सेविंग थी वो केमिकल इंडस्ट्री में जो भी काम करता था वहां से ही मेरी, मतलब लॉकडाउन में वही सेविंग मेरी काम आई। हम्म। तो आपको ऐसा लगता था उस टाइम पे कि थोड़ा डीमोटिवेशन या क्या, मतलब पैसे कम आ रहे हैं, कैसे उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? एक्चुअली डीमोटिवेट तो मैं तभी हो गया था जब मैं 2008 में पास आउट हुआ था। अच्छा। बिकॉज मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, और जो भी आईटी प्लेसमेंट आ रही है मेरे कॉलेज में, वो उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। हम्म। एंड मैंने थोड़ा फाइट किया था उसके लिए कि भाई मुझे भी चांस मिले आईटी इंडस्ट्री में काम करने का, या प्लेसमेंट में बैठ सकूं। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं, हुआ वैसा कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिमोटिवेशन फैक्टर था इन द ईयर 2008 इटसेल्फ, जब मैं समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्योंकि प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी तो कॉलेज से ही मिलती है, और जब हम ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं तो वहां पे तो कंप्यूटर आईटी इंजीनियर चाहिए, वही था वो टाइम पे। ओके। एंड इसलिए फिर आईटी वहाँ का जो प्रोफेशन है, मतलब आईटी का जो मेरा जो पैशन था, कोडिंग, आईटी नहीं बोलूंगा, डेवलपमेंट या कोडिंग का जो पैशन था, वो मैं एज अ हॉबी रखता था। बट कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं आगे जाके उसको मैं अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाऊंगा, बिकॉज आई वॉज हाईली डिमोटिवेटेड कि नहीं हो सकता। और दूसरा ये था कि जिस प्रोफेशन में मैं था उसमें जो मेरे सीनियर्स थे या जो एलुमनाइज थे, वो लोग पहले ही बोल दिए थे कि इस फील्ड में कुछ नहीं है, छोड़ दो, इस फील्ड में कुछ नहीं है, छोड़ दो। और लिटरली वैसा ही हुआ जब मैं इस फील्ड में आया। 10 साल के बाद भी ऐसा लगा कि भाई इतनी इंक्रीमेंट नहीं होती यहाँ पे जहाँ पे आईटी की होती है। तो आई टू सी कि मेरे जो पीयर्स है जो आईटी में है, एंड लॉजिकली मुझे ऐसा लगता था कि मैं, मतलब कुछ फर्क नहीं है, जितना वो लोग लॉजिकली सोच सकते हैं उतना मैं भी सोच सकता हूँ, जितना वो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनमें है उतनी मुझ में भी है। जस्ट बिकॉज दे आर इन आईटी इंडस्ट्री, उनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है उनके रेस्पेक्टिव कंपनी में, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी क्यों ना हो, वहां पे भी उनको अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। एंड केमिकल इंडस्ट्री में इतना मेहनत करो, मतलब लिटरली जो गर्मी में काम करो, पसीना आएगा, मतलब बॉयलर के बाजू में बैठ के कभी कभी काम करना पड़ता था। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कभी 100 डिग्री के पानी के बाजू में, लाइक बॉईल हो रहा है बाजू में, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट, आई एम वर्किंग सो हार्ड, जो आईटी इंडस्ट्री अपने एसी रूम में बैठ के कर रहे हैं, बट स्टिल उनकी इंक्रीमेंट मेरे से बहुत ज्यादा है। सो दैट वाज हाईली डिमोटिवेटिंग व्हेन आई टू सी कि भाई एक आईटी का बंदा 5 साल में अपनी 4 व्हीलर ले पाता है, और एक केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाला जो है 5 साल में एक सादा वैगनार अफोर्ड कर पाता है। सो दैट वाज हाईली डिमोटिवेटिंग। तो सर जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तो 15 साल आप
एज अ फ्रीलांसर टीचर थे केमिस्ट्री, और और केमिकल इंडस्ट्री में भी आपने कुछ टाइम कंपनीज में काम किया है पार्ट टाइम, सम टाइम? पार्ट टाइम, वो फुल टाइम वो जॉब होती थी। जॉब होती थी। अच्छा, और टीचिंग साथ साथ, बच्चों को पढ़ाने वाला पार्ट साथ साथ चल रहा था। जी जी। तो एक मेरा सवाल है सर आपसे, जैसे अब बच्चों को तो आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो फिर ये उस टाइम ऐसा कुछ था कि यूट्यूब से आप कुछ कोडिंग वीडियोस देख रहे हो या कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो साथ साथ, जस्ट अपने का हॉबी, आप एज अ हॉबी आप देखते थे? और 2008 में जब आपको नहीं प्लेसमेंट मिला, आप आईटी में नहीं आ पाए, और तो फिर आप कैसे यही केमिस्ट्री में ही आगे बढ़ रहे थे, या फिर साथ साथ प्रैक्टिस करते थे कुछ कि कभी फ्यूचर में कुछ हो पाया तो ज़रूर करेंगे? जब मुझे ऐसा लगा कि मैं आईटी में नहीं आ सकता, तो मेरी आधी एस्पिरेशन वहीं पे खत्म हो गई थी। हाँ। तो फिर भी मैंने सोचा कि मैं लाइक एमबीए ट्रैक कर सकता हूँ, बिकॉज एमबीए वो एक रास्ता था जहां से मैंने सुना था कि लोग आईटी कंसल्टिंग में आ जाते हैं आफ्टर एमबीए। बोला ठीक है, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं मिली क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, मैं एमबीए ट्राई करता हूँ एंड देन आई कैन गो फॉर आईटी कंसल्टिंग। एमबीए की एग्जाम दी, कैट मैट जो भी है, एंड एक सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट भी हुआ था 2 जगह पे, एंड बट ड्यू टू सम इंसिडेंट्स घर में कुछ एक बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। तो मुझे वापस सब कुछ छोड़ के समझ गया कि अभी कुछ नहीं हो सकता, मतलब दिस वाज द लास्ट थिंग जो मैंने ट्राई किया, अब नहीं हो सकता। तो जो मेरे फादर का जो लॉस हुआ था वो टाइम पे, जिसकी वजह से ऐसा था कि फादर वाज ब्रेड अर्नर, तो मैं कॉलेज में नहीं जा सकता, अभी मुझे काम करना ही है। मेरे पास क्वालिफिकेशन केमिस्ट्री की थी, तो मैं वापस केमिकल इंडस्ट्री में आ गया। सम टाइम पता है सर, मैंने बहुत कुछ अभी सीख रहा हूँ आपसे। होता क्या है लाइफ में कि हम करना चाहते हैं बहुत चीज़ें, बट ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उससे फिर आपको बहुत चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, और कहीं ना कहीं अपनी ड्रीम को उस टाइम मारना पड़ता है कि यार ठीक है यार, अब जो चल रहा है इसी से कुछ इनकम आ रही है वही ज़रूरी है। एंड बट आपने, जितना मेरे लिए आसान है बोलना, आपने बड़ा ही मुश्किल रहा होगा आपके लिए वो टाइम। मतलब सैल्यूट है सर आपके आपके डेडिकेशन को, आपने जो मेहनत करी, मैं भी जानना चाहूँगा। सो लाइक व्हेन एंड व्हाई डू यू थिंक दैट यू शुड मूव फ्रॉम टीचिंग, टीचिंग से आईटी में आने का कैसे मतलब सोचा, कि अब वो क्या टर्निंग पॉइंट था या क्या क्लिक करा? ओके, वैसे तो आईटी मेरे लिए एक हॉबी ही था, क्योंकि पहली बार जब मैंने कोडिंग सीखी तो वो हेल्प फाइल से सीखी है मैंने, 2003-4 में हेल्प फाइल से। ओके। तो और उसके बाद में, और वो भी पास्कल सीखी थी, वो भी फ्लॉपी में वो टाइम पे फ्लॉपी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो फ्लॉपी से पास्कल लेके आओ, और वो भी एक दिन में नहीं, 1.44 MB की कैपेसिटी में कितना ही आएगा, तो 3-4 दिन लगे मुझे सिर्फ पास्कल लाने के लिए कॉलेज से। सो इस लेवल पे मैं सीखा हूं। तो उस वक्त मुझे पता चला कि यस, आई एम मेड फॉर कोडिंग, मतलब मैं कोडिंग कर सकता हूं, बिकॉज आई वॉज एबल टू लर्न फ्रॉम हेल्प फाइल। वो यूट्यूब शायद वो टाइम पे नहीं था, नहीं। वीडियोस है। हाँ, इवन आफ्टर 2008 जब मैं लाइक सी सीखा, C++ सीखा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट सीखे, वो भी बुक से ही सीखे मैंने, लाइक पढ़ पढ़ के ही सीखे मैंने। अप टू हार्डवेयर प्रोग्रामिंग तक मैंने सीखा, मतलब जैसे पैरेलल प्रोग्रामिंग तक मैंने सीख गया था। तो ऐसा था कि ये जो कुछ भी है हॉबी है, इससे मतलब जॉब में कन्वर्ट होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। एंड जब मेरा पता चला कि मैं एमबीए भी नहीं जा सकता, तो वो 100% कन्फर्म था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं हो सकता, मतलब खत्म हो गया। बट स्टिल जो होता था ना कि हॉबी कोडिंग, वो मेरी जारी थी। हॉबी कोडिंग में मैं HTML CSS जावा से अपना ऐसे टाइम पास के लिए प्रैक्टिस करता था। फिर जो ट्यूशन के लिए जो बच्चे आते थे, उनको भी सब्जेक्ट होता था HTML CSS, तो उनको सिखाने के हिसाब से मैं और थोड़ा प्रैक्टिस करता था, उनको सिलेबस से थोड़ा ज्यादा सिखाता था, ताकि उनको भी थोड़ा मजा आए वेब डेवलपमेंट में। तो ये सारी जर्नी थी। तो इतना था कि मेरा जो आपने जैसे अभी पूछा कि वो जो टर्निंग पॉइंट क्या है, तो टर्निंग पॉइंट के पहले ऐसा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा कंफर्म था कि मैं कुछ नहीं कर सकता आईटी में, जो भी है केमिस्ट्री ही करना है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि आईटी में पैसा अच्छा है अगर मैं जंप मारूं तो जब टर्निंग पॉइंट के लिए मैं बोलूंगा कि पहला मतलब 2 इवेंट्स हुए हैं। पहला इवेंट था कि मैं कुछ कर सकता हूं इन आईटी नहीं बोलूंगा कि और बेटर कर सकता हूं, मतलब जितना मैं कमा रहा हूं अपनी टीचिंग से या फिर अपनी केमिकल इंडस्ट्री से, उससे मैं ज्यादा कमा सकता हूं। ये क्लिक कब हुआ? जब मेरी डॉटर ने एस्पिरेशन दिखाना शुरू किया। मेरी डॉटर लाइक बोलने लगी कि बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, एंड शी वॉज जस्ट 3 years।
तो ऐसा था कि 3 साल की उम्र में कौन बड़ा घर और बड़ी गाड़ी मांगता है। मतलब मैं भी नहीं सोचता था वो टाइम पे कि भाई बड़ा घर और बड़ा गाड़ी। और ऐसा भी नहीं कि घर छोटा है, अच्छा है, फिर भी मतलब ऐसा है कि बंगलो टाइप का कुछ उसको था। तो बोला ठीक है, अगर बेटी की एस्पिरेशन है, ठीक है, मेरी एस्पिरेशन तो तभी मर गई थी, लेकिन बेटी की एस्पिरेशन तो बेटी के लिए मैं कुछ करूंगा। तो मी एंड वाइफ स्टार्टेड थिंकिंग कि यार टैलेंट तो है, हम कमा तो सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे एस्पिरेशंस नहीं है इसलिए हम कर नहीं रहे थे, तो अब बेटी का एस्पिरेशन तो करना पड़ेगा। तो हम दोनों फिर सोचे कि ऐसी कौन सी चीज है जहां पे हम अच्छा लाइक अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने वाइफ का बैचलर बीटेक हो चुका था, शी वॉज क्वालिफाइड। तो मैंने बोला कि यू स्टार्ट लर्निंग पाइथन, पाइथन इज इजी। तो मैं उसको पाइथन सिखाने लग गया। तो उसको सिखाने के चक्कर में बाद में तब यूट्यूब आ गया था लॉकडाउन में, अच्छे खासे ट्यूटोरियल्स थे, तो मैं भी देखने लग गया पाइथन के ट्यूटोरियल्स और सिखाने लग गया। तो वाइफ थोड़ी इरिटेट हो गई, बोला नहीं ये कोडिंग मेरे बस की बात नहीं है। तो जब मैं यूट्यूब के ट्यूटोरियल देख रहा था उसके बीच मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली जो मुझे लगा कि नहीं अब मैं खुद ट्राई कर सकता हूँ। मतलब आई वॉज सेइंग माई वाइफ मैं खुद ट्राई कर सकता हूँ। तो वो चीज ऐसी थी यूट्यूब में कि एक तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो है आपके स्किल्स देखते हैं, आपके बाकी कुछ नहीं देखते। ना उनको एज चाहिए, ना उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, उनको बस चाहिए कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया है, यू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो ये सब चाहिए। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए जब मैंने सोचा कि हाँ भाई अगर ये लोग सिर्फ स्किल्स देखते हैं तो स्किल्स तो मैं डेवलप कर सकता हूँ, दैट इज वन थिंग। और दूसरा ये था कि भाई मेरे ख्याल से किसी यूट्यूबर का ही एक वीडियो था कि आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे लोग घर से ही सीख के लैपटॉप यूज करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। तो ये दो चीजें ट्रिगर कर गई कि भाई अगर ऐसा है तो मैं भी करूंगा, वाई शुड नॉट ट्राई। तो फिर मैंने वाइफ को बोला कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। बस प्रॉब्लम इस तरह है कि आईटी एक ऐसी फील्ड है जहां पे डेडिकेशन लगता है। तो शायद मुझे जो भी मेरी जो अर्निंग आ रही है जो उसको मैं थोड़ा कट करके इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो वाइफ ने फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बोले कि ठीक है जब 2 साल के लिए शी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर वो चलाएगी ओह ओके। एंड मुझे सिर्फ कोडिंग पे ध्यान देना और जॉब लगना है 2 साल के अंदर। तो 2 साल का टाइम दिया था वाइफ ने। तो इस जर्नी में ठीक है जल्दी मिल गया। बहुत अच्छा सर, बहुत लकी है आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग वाइफ मिली है कि उन्होंने पूरा संभाला और आपको फ्रीडम दिया है कि अब आप अपने हिसाब से चीज़ें कर लो, बिकॉज तभी वो चीज़ें अच्छी हो पाती है जब आप माइंड से थोड़ा फ्री हो जाते हो। वेरी नाइस। देन अभी वैसे करंटली आप क्या काम कर रहे हो कंपनी में? इट इज़ कम्प्लीटली अराउंड वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड में ही हो आप? या मेरा टेक स्टैक जो है नेक्स्ट.js है फिलहाल। ओके ओके। एंड वेब जो भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कंपनी में एडू फंड में, उसमें से जो वेब ऐप वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें मुझे फिलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। सो व्हाई डिड यू चूज वेब डेवलपमेंट, लाइक वेब में ही? व्हाई नॉट एनी अदर फील्ड? एनी रीजन? या काफी सारी चीजें ट्राई की मैंने, लाइक डेटा साइंस ट्राई किया, पाइथन, जावा ट्राई किया, बैकएंड में भी बहुत सारी चीजें ट्राई की है। एंड फाइनली फिर मुझे पता चला कि वेब डेवलपमेंट एक ऐसा डोमेन है जहां पे एंट्री थोड़ा इजी है कंपेयर टू अदर्स। लाइक जावा में डीएसए थोड़ा मुझे डायनामिक प्रोग्रामिंग तक करना पड़ेगा जिसको टाइम लगेगा। एंड पाइथन में भी डी जाएंगो अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें भी डीएसए तो करना, बैकएंड आया मतलब डीएसए आ गया। राइट। तो ठीक है, फ्रंट एंड एक ऐसी चीज थी, वेब डेवलपमेंट भी फ्रंट एंड एक ऐसी चीज थी कि अगर मैं सिर्फ फ्रंट एंड भी कर लेता हूं तो भी एंट्री मिल जाएगी। फिर फ्रंट एंड करते करते मैं बैक एंड सीख लूंगा, डीएसए भी सीख लूंगा, बट पहले इनकम तो आए आईटी से। ऐसा तो मैंने फिर फ्रंट एंड, मतलब ये एनालिसिस है मेरा कि फ्रंट एंड इज द इजी थिंग टू गेट एंट्री, जहां पे जो हम बोलते हैं कि क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता एंड ऑल, ये चीज बहुत मतलब यहाँ पे ज्यादा सुटेबल है फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड जॉब्स के लिए। एक बात बताइए, जब आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्रीडम मिला कि अब अपने हिसाब से आप चीज़ें कर लो, जब आपकी वाइफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, तो उस टाइम पे वो वर्किंग थे लाइक? वो अभी भी वर्किंग है। अच्छा ओके ओके ओके। इन विच, इन आईटी और समवेयर? शी इज इन केमिकल इंडस्ट्री। ओके, साथ में एक ही इंडस्ट्री में था। ओके 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 ओके। सो अब मैं जानना चाहूँगा कि ठीक है, यूट्यूब से तो पढ़ ही रहे थे आप, वाइफ का सपोर्ट भी मिल गया, बच्चे से भी इंस्पिरेशन मिल रही थी, है ना? तो अब कैसे कैसे तैयार किया अपने आप को? क्या रिसोर्सेज आपने
फॉलो किए, कैसे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ओके। लाइक 2022 में जब मैंने मतलब डिसाइड किया कि मुझे आना है आईटी में, एंड में मतलब आई थिंक दिवाली 2022 में डिसाइड किया था मैंने। तो वो टाइम पे जब मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे यूट्यूब देख देख के, एंड गिटहब अपना प्रोफाइल बना रहा था मैं, और जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ भाव नहीं मिल रहा है, मतलब ना कोई शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है ना कुछ हो रहा है। एक एक दो इंटरव्यूज दिए भी थे मैंने, बट वहां पे क्लियर कट मुझे बोला गया कि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब इंडियन इकोसिस्टम में एटलीस्ट एज एक बहुत बड़ी चीज है। इवन कुछ फाउंडर्स ने भी क्लियरली ये बात बोली कि एज बहुत बड़ा नंबर है। इनफैक्ट एक प्रोग्राम था अमेजोन का, AWS का, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, और वहां पे उनकी जो क्राइटेरिया थी उसमें मेरा जो प्रोफाइल है परफेक्टली फिट बैठ रहा था। क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई कोर्स था, 3 महीना कोर्स करना था, उसके बाद में प्लेसमेंट में बैठना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिन एनजीओ को या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को अमेजोन ने वो लाइक अथॉरिटी दी है, उन एनजीओ को या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जब मैं अप्रोच करता था तो मुझे एज के नाम पे बहुत गालियां पड़ी है। तो 2 लोगों ने तो मुझे फोन ही इसके लिए किया था ताकि वो मुझे गाली दे सके। तो वो एक मेरे लिए ऐसा था कि भाई मतलब उसके पहले एज मैं सोचता नहीं था, लेकिन जब वो इंसल्ट हुआ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि यार शायद इंडिया में एज बहुत बड़ी चीज होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में शायद इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इंडिया में आईटी सिस्टम के लिए एज अ फ्रेशर अगर किसी को अप्रोच करना है तो एज सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक बहुत बड़ा हर्डल है। सो ये बात तो समझ गई कि अगर मैं खुद से ट्राई कर रहा हूं तो चीजें मुश्किल है। अब ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि मुझे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म लगेगा, लाइक कोई बूट कैंप लगेगा, कि जहां पे चांसेस मुझे एक प्लेसमेंट में बैठने के लिए मिले मुझे बूट कैंप्स के। तो काफी सारे बूट कैंप में देख रहा था इंडिया के, इंटरनेशनल के। उसमें फाइनली एक प्रोग्राम दिखा मुझे क्रायो का, एंड क्रायो का फेलोशिप प्रोग्राम था स्पेशली डेडिकेटेड टू मर्ज स्टैक, एंड मैं मर्ज स्टैक में ही देख रहा था वो टाइम पे, लाइक एंड 2022 एंड, क्रायो के बाद वो प्रोग्राम था। और बाकी के जो प्रोग्राम्स या बूट कैंप जो मैंने देखे थे, उसके कंपैरिजन में क्रायो को सिलेक्ट करने का रीजन ये था कि सबसे पहले एज हो गया, या फिर क्वालिफिकेशन हो गया, या फिर सेल्फ पेज। सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे लिए सेल्फ पेज। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी प्रोग्राम मैं जाता हूँ, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे सेल्फ पेज नहीं मिलेगा, मुझे लाइव लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, और उसके हिसाब से मुझे असाइनमेंट्स करने थे। तो कम से कम 8 महीने लगने थे, मिनिमम 8 महीने प्लीज रेफरल्स मिलने के लिए लगने थे। क्रायो ने वो कंडीशन नहीं डाली, उन्होंने बोल दिया था कि अगर आप अपने पेस पे करना चाहते हो सेल्फ पेज में, तो यू कैन गो अहेड, हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, आप अपने पेज पे सारे असाइनमेंट कर देना, एंड जल्द से जल्द आप रेफरल्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और मैंने ऐसा भी एक सुना था कि कुछ लोगों को प्लेसमेंट जो है, मतलब आज प्रोग्राम शुरू हुआ, विद इन अ मंथ हो गई है प्लेसमेंट। तो ये भी मैं सुन चुका था। तो मेरे लिए यही चीज थी कि भाई कम से कम टाइम में अगर प्लेसमेंट चाहिए फीस भरने के बाद, तो ये सबसे बेस्ट चीज थी। सर कितने मंथ का कोर्स था ये आपका वैसे? एंड दिस वाज लाइक वेब डेवलपमेंट कोर्स? या क्रायो का ये फेलोशिप उन्होंने लाइक मर्ज स्टैक का कोर्स था। ओके ओके मर्ज स्टैक प्लस डीएसए। ओके। एंड जो स्प्रिंट्स थे उसके हिसाब से 12 से 15 स्प्रिंट्स है, और 1 महीने में एक स्प्रिंट होता है। ओके ओके। तो उसमें भी रिक्वायरमेंट उन्होंने मुझे मतलब पहले ही बता दिया था कि ये इसमें से इन 12 या 15 स्प्रिंट में से ये जो 8 स्प्रिंट ऐसे हैं जो अगर तुम कर दोगे तो यू विल बी एलिजिबल फॉर रेफरल्स। मतलब आपको रेफरल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो मैंने फिर फोकस किया कि ठीक है, इन 8 स्प्रिंट्स को पहले मैं कंप्लीट करता हूँ, पहले जॉब ले लेता हूँ, बाकी का बाद में देखेंगे। तो 8 स्प्रिंट्स मैंने सेल्फ पेस में 3 महीने में कंप्लीट कर दिया। ओके। तो एक डिसिप्लिन लगा मुझे उसके, विदाउट डिसिप्लिन इट वाज नॉट पॉसिबल टू फिनिश विद इन 3 मंथ्स। तो आफ्टर दैट जब मैं रेफरल के लिए एलिजिबल हुआ, लाइक 3 महीने के बाद जब मैं एलिजिबल हुआ रेफरल के लिए, आई थिंक इट वाज 12 अप्रैल व्हेन आई वाज एलिजिबल। 19 अप्रैल को मेरी जॉब कंफर्म हो गई। अरे वाह सर, एक हफ्ता। बहुत बढ़िया सर, विद बहुत अच्छा। मतलब आपकी तैयारी इतनी अच्छी थी कि एक हफ्ते में ही आपको जॉब मिल गया। या रेफरल के लिए एलिजिबल होने के बाद। एंड अभी वही जॉब वहीं पे काम कर रहे हो आप या फिर? हाँ, आई एम वर्किंग इन एडू फंड ओनली। ओके ओके। अभी उसमें भी ऐसा है कि लाइक
जैसे अभी मैं बाहर जब अप्लाई करता हूँ, इवन आज भी जब हम देखते हैं कि लिंक्डइन से लोग अप्लाई करते हैं, हजारों एप्लीकेशन, एक जॉब होती है और हजारों एप्लीकेशन होते हैं। क्रायो मेरे ख्याल से जो एडवांटेज मिला है वो ये है कि एक जॉब होती है और उसमें एप्लीकेंट्स 10 से ज्यादा नहीं होते, तो उसमें शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई। तो यहाँ पे मुझे वो जो फैक्टर है एज वाला, वो चीज यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिली। फाउंडर्स जो होते थे हमारे साथ में लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होते थे, दे वर एबल टू सी मी। मेरे ख्याल से बायोडेटा में इतना क्लियर नहीं होता कि एज के बारे में समझ में नहीं आता। फाउंडर्स शायद अज्यूम कर या एचआर अज्यूम कर लेते हैं कि कोई फ्रेशर है तो जस्ट कॉलेज पास आउट ही होगा। वीडियो जब चालू होता है, जब ये चेहरा दिखता है कि भाई सफेद बाल है, या तो शायद थोड़ा सा और लगता होगा उनको। मैं आपका एज भले मेरी, हाँ जी, प्लीज 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 कंप्लीट कीजिए। एज भले 38 है, लेकिन जब मैं कैमरा का एआई चालू करता हूँ एज डिटेक्शन के लिए तो 50 to 53 दिखाता है। तो इट लुक्स दिखने में मुझे शायद देखिए, जो संघर्ष आपने किया है, ठीक है, अब जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अब जब जिसने इंटरव्यू लेना है वो इतना आपके बारे में नहीं जानता आपका क्या संघर्ष रहा है, बट फिर भी उन सब चीज़ों को देखने के बाद अपने आप को उतना स्ट्रांग रखना और अपने माइंड को इतना क्लियर रखना और आगे बढ़ना, सब नहीं कर पाते सर। सब इतनी आसानी से चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते। तो कैसा लग रहा था आपको, मतलब जब आपको जॉब आपका 1 हफ्ते में ही आपको आपका ऑफर आया, तो लाइक क्या फीलिंग थी वो? आई थिंक आपकी वाइफ बहुत खुश हुई होंगे, मेरे को लगता है। एग्जैक्टली, शी वाज, सबसे ज्यादा खुशी मेरी वाइफ को हुई थी। मैं थोड़ा सा स्टंट था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा हुआ है, सच में पॉसिबल है। तो काम मैंने शुरू किया, काम शुरू होने के बाद भी ऐसा था कि यकीन नहीं हो रहा था कि सच में मैं वो जॉब कर रहा हूँ जो मैं ड्रीम कर रहा था। तो जिस दिन पहली सैलरी आई ना, उस दिन लगा हाँ भाई ये सच में मतलब सही है, क्योंकि हर चीज का नाटक किया जा सकता है, पैसे का नाटक नहीं किया जा सकता। तो व्हेन आई वाज एबल टू बाय समथिंग फ्रॉम द स्टाइपेंड दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम एडुफंड, दैट वाज आई थिंक, उस दिन मैं मतलब ने एक्सप्रेस किया अपने आप को, हाँ भाई अब ये खुशी है। दिस इज नॉट समथिंग जो खुद से था। आई थिंक आपकी वाइफ, आपकी डॉटर, आप खुद, सबकी मेहनत थी सर। exactly. और चीज़ें आसान नहीं होती इतनी, बट सबका उतना ही योगदान था। 30 अप्रैल का मेरा बर्थडे होता है और उस दिन मुझे मेरा पहला इंटरव्यू मिला था क्रायो से। इतना बकवास इंटरव्यू गया था मेरा, मतलब पावर कट हो गई पहले इंटरव्यू और पावर कट। ओह ओके ओके। वो जो दिन था ना, वो मेरा सबसे बुरा दिन गया है, बिकॉज इतनी तैयारी करने के बाद जब मेरा पहला इंटरव्यू आ रहा है और ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब वो दिन मेरा काफी फ्रस्ट्रेशन में गया। लेकिन मेरी वाइफ ने उससे, मतलब जब मैंने एक्सप्रेस किया अपनी वाइफ के सामने वो फ्रस्ट्रेशन जब एक्सप्रेस किया, शी कंसोल्ड मी, शी इवन टोल्ड मी दैट डे कि ठीक है, अगर नहीं हो रहा है ना, इतने पैसे भरने के बाद या इतने मेहनत करने के बाद में ऐसा लगता है कि यू वांट टू गो बैक टू केमिकल इंडस्ट्री, जस्ट लिव इट। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि जस्ट छोड़ना है तो छोड़ देना। तो वो जो चीज थी, वो जो सपोर्ट मेरी वाइफ ने उस वक्त दिया था, वो 13 अप्रैल को, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार इफ शी कैन सपोर्ट मी टू दैट लेवल, तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन और झेल नहीं सकता क्या? ठीक है, पहला इंटरव्यू गया, और भी इंटरव्यू शायद मिल जाएंगे, आई विल डू माई बेस्ट एंड आई विल गेट द जॉब। तो 14 अप्रैल से जितने भी इंटरव्यू दिए, मैं भूल गया कि 30 अप्रैल को क्या हुआ था। तो अगेन तो आगे समझ लो कि 14 अप्रैल से 19 अप्रैल और 5 दिन थे। 5 दिन में जॉब क्रैक करने का रिदम सिर्फ यही है कि मैं 13 अप्रैल की बात को भूल चुका था। अगर वो चीज मैं दिमाग में रखता तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। ओके, वेरी इंस्पायरिंग सर। बहुत कुछ देखा आपने अपने टाइम फेजेस में, दैट जो चल रहा था उस टाइम पे, एंड सल्यूट है आपके माइंडसेट को। आपकी वाइफ ने जिस तरीके से आपको सपोर्ट किया, एंड ठीक है, इनिशियल टाइम नहीं था फेवर में, बट बाद में जब आगे टाइम बढ़ा, चीज़ें आपको मिल गई। एंड आई थिंक अभी नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहे हो, रिएक्ट में नेक्स्ट जेएस। ओके ओके, कैसा लग रहा है सर अब काम करके? सेटिस्फाई? वेरी मच सेटिस्फाइड। ऐसा था कि मतलब जैसे ऑफिस में जब हम जॉब में जब हम काम करते हैं तो काम में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन आते रहता है। लेकिन एक चीज मुझे अभी जॉब में फ्रस्ट्रेट होने नहीं देती है, वो ये है कि पहले जब मैं फ्रस्ट्रेट होता था तो जॉब में कुछ प्रॉब्लम होती थी, फ्रस्ट्रेशन आती थी। लेकिन अभी मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होता। जॉब में जब भी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा लगता है कि भाई मुझे किस बात के पैसे मिल रहे हैं, कोडिंग करने के पैसे मिल रहे हैं ना, और यही मैं करना चाहता था जो मुझे अच्छा लगता है।
तो वो चीज जब मैं सोचता हूँ ना तो मैं सारी फ्रस्ट्रेशन भूल जाता हूँ। भाई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, फर्क नहीं पड़ता, आई विल फेस एवरीथिंग, मुझे बस कोडिंग के पैसे चाहिए। दैट इज द मोटिवेशन। को, कोडिंग की जब बात होती है ना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली आप पेशेंस रखिए। जो कोड होता है ना, वो आपका पेशेंस टेस्ट ही होता है वहाँ पे आपका। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप कितना पेशेंटली उस प्रॉब्लम को समझ रहे हो, कितना ठहराव है आप में। और उसके बाद जब आप डीबग करते हो, एनालिसिस करते हो, चीज़ें फिर पकड़ में आती हैं। फिर आप एक बार नहीं चलेगा, दो बार नहीं चलेगा, तीसरी बार नहीं चलेगा। देयर इज़ अ वन पॉइंट जहाँ पे आपका कोड चल रहा होगा। सर, जाते जाते आपकी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी? जो आपको यंगस्टर देख रहे हैं, कॉलेज में हैं, या किसी की अगर एज 30 है, 31 है, आपने अभी लाइफ से जो भी सीखा है सर, वो 3-4 बातें आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं एडवाइस देना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो 30 प्लस है एज उनकी, और आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं बोलूंगा कि अपनी एक्सपेक्टेशन को बाजू में रखो और अपनी ईगो को बाजू, ये दो चीजें, एक्सपेक्टेशंस एंड ईगो। जो मैंने अपने सीनियर्स से बात की है, काफी दूसरे डेवलपर से बात की है, तो उनका यही कहना है कि जो ईगो होता है 30 प्लस वालों का, वो एक लाइक वर्क, जो हम बोलते हैं वर्क कल्चर या कल्चर फिट में नहीं बैठता है। तो यहाँ पे जहां पे मैं काम कर रहा हूँ, जो डेवलपर्स की टीम है हमारी, सबसे ज्यादा एज मेरी ही है, लेकिन आई एम द जूनियरेस्ट डेवलपर इन माई टीम। मतलब मेरे से ज्यादा जूनियर कोई नहीं है। तो इसे जब मैं अपने से सीनियर, किसी सीनियर से बात करता हूँ, लाइक अगर कोई मेरे से 4 महीने भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं उसको एज अ सीनियर डेवलपर ही कंसिडर करके उससे बात करता हूँ। और वो अगर मुझे छोटी छोटी बात पे भी टोकेगा तो आई विल एक्सेप्ट दैट। मतलब मैं अपना ईगो बीच में नहीं लाऊंगा। तो दैट इज वन थिंग। एंड दूसरी चीज होती है एक्सपेक्टेशन, सैलरी की एक्सपेक्टेशन। तो केमिकल इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में जब आते हैं तो थोड़ी सी सैलरी कम होने वाली ही है, लेकिन इस बात का भरोसा रखो कि जिस इंडस्ट्री में अभी आप काम कर रहे हैं वहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। वहां पे एक स्टेडी ग्रोथ होती है। आईटी इंडस्ट्री में, स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो जितना आप यहाँ पे लाइक वहां पे आपने 15 साल में लाइक ग्रोथ की होगी, वो ग्रोथ आपको यहाँ पे 3 से 5 साल में मिल सकती है। दैट आई कैन श्योर। तो ये दो चीजें मैं 30 प्लस वालों को डेफिनेटली बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके। आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग थी। मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुआ, एंड आई बिलीव ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा आपकी जर्नी से, एंड कोई मे बी सेम रिलेट कर पा रहा हो। सो थैंक यू सो मच आप चैनल पे आने के लिए, अपना समय देने के लिए। एंड गाइस, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर कर दो, मुझे नहीं पता, बस कर दो, ठीक है। एंड लाइक इमेज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।